सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। मोहन पांडे महासचिव महोदय। जी अध्यक्ष महोदय, मोहम्मद बिलाल सईद जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से युवा संसद के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। नाम लिखा है इसमें नहीं होगा। मोहम्मद बिलाल सईद महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगा श्रीमान। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे महोदय? हिंदी भाषा में श्रीमान। आने दो बिठानी है ना। मैं मोहम्मद बिलाल सईद जो युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने जा रहा हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगा। लेके आए कुछ सामान दिया है क्या मुख्तार साहब ने लेना है। अब सीआर पार्क में श्रीमान जॉन थॉमस जो आंध्र प्रदेश के गंटूर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। श्रीमान जॉन थॉमस, आप शपथ ग्रहण करेंगे प्रतिज्ञान? मैं शपथ ग्रहण करूंगा श्रीमान। पर्यावरण मंत्री को लेके आए। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? अंग्रेजी भाषा में श्रीमान। अपने नाम पे टिक लगा लो। I, John Thomas, having been elected a member of Youth Parliament, do swear in the name of God or solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the constitutions of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. दोबारा बोलने रहे थे जोर से। हाँ। I, John Thomas, having been elected a member of Youth Parliament, do swear in the name of God or solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. अरमान मलिक। भाई एक बात कान खोल सुन लेना, कोई बच्चा आपस में कल बात नहीं करे तुम्हारी बात खत्म नहीं होती, पता नहीं कितनी बात करते हो। कुछ नहीं बोलना आपस में बिल्कुल भी। नाम पे टिक लगा देना। माननीय सभासदों, क्योंकि हम 3 महीने के पश्चात मिल रहे हैं, इसलिए मैं सदन को महान चरित्र अभिनेता बरात नेता के निधन के बारे में दुखद सूचना देना चाहता हूँ। भारतीय सिनेमा के महानायक, करोड़ों दिलों की धड़कन और सरलता की प्रतिमूर्ति श्री धर्मेंद्र जी के निधन ने पूरे राष्ट्र को मनमोहित कर दिया। धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में लुधियाना में हुआ था। धर्मेंद्र जी केवल एक अभिनेता ही नहीं
बल्कि भारतीय मूल्यों और संस्कृतियों के सशक्त प्रतिनिधि थे। उनके द्वारा निभाए गए अविस्मरणीय चरित्रों ने समाज को मनोरंजन, प्रेरणा और संवेदनशीलता तीनों ही उपहार में दिए। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। 50 साल बाद भी शोले जैसे फिल्मों में उनके किरदार को आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने पद्म भूषण और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट सहित कई सम्मान प्राप्त किए और राजनीति में भी सक्रिय रहे। इस दुखद क्षण में सदन की ओर से मैं दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। पेट्रोलियम मंत्री ये उसमें स्टेपल कर लेना, अभी करूंगा मैं, पहले रख लो आप प्लान पेपर में। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सब देश के एक ऐसे सपूत को खोने का दुख अनुभव कर रहे हैं जिसने न केवल भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों में पहुंचाया बल्कि अपने जीवन में सादगी, अनुशासन और मेहनत का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री धर्मेंद्र जी वे पर्दे पर ही मेन थे और असल जीवन में वे बेहद एक विनम्र और सरल और संवेदनशील इंसान। उनकी यात्राएं, उनकी फिल्में, उनकी ऊर्जा सबने भारत की पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। भारत सरकार और समस्त देशवासियों की ओर से मैं दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोकाकुल परिवार को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। धर्मेंद्र जी की स्मृतियां सदैव जीवित रहेंगी। ये देखो पेट्रोल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिवंगत अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी की शोक संवेदना में अपने दल को भी शामिल करना चाहूंगा। महोदय, आज का दिन भारतीय जगत कला के लिए अत्यंत दुखद है। धर्मेंद्र जी ने अपने अभिनय से न केवल मनोरंजन किया बल्कि समाज के हर वर्ग के लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। उनकी फिल्मों में भारतीयता की खुशबू और इंसानियत की झलक हमेशा देखने को मिली। विपक्ष की ओर से मैं कहना चाहूंगा, उनका जाना केवल फिल्म जगत की क्षति नहीं बल्कि भारतीय समाज संस्कृति विरासत का एक पन्ना खो जाने जैसा है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। सदन 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। ओम शांति। अब प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके और आपके माध्यम से अपने इन साथियों का सदन में परिचय कराता हूँ। श्री सागर पांडे जी, नागरिक उड्डयन मंत्री। श्री अरुण ठाकुर जी, ग्रामीण विकास मंत्री। श्री सुभाष भार्गव जी, पर्यटन मंत्री। राजेश्वर वर्मा। जी सर। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 101 श्री मनोहर लाल जी। मैं ये कर रहा हूँ जरा। माननीय रक्षा मंत्री श्री कजलेश यादव जी। सर राजेश्वर। अबे बोल तो रहा हूँ, कोई कह रहा पेपर दे रहा है। सर बोल तो रहा हूँ। राजेश्वर वर्मा कौन है? बोल कह रहा है। माननीय रक्षा सदस्यगण, मैं रक्षा मंत्री के नाते स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल में 7,217 आतंकवादी घटनाएं हुई है। ये साफ है कि आपकी नीतियों में 7,217 आतंकवादी घटनाएं हुई है। न केवल सुरक्षा बल बल्कि आपके कर्मियों को भी डर सकता है।
इसके विपरीत हमारे कार्यकाल में इन अब तक केवल 1234 घटनाएं हुई है। ये साफ है कि आपकी नीतियों में खामियां थी और अब हमारी सरकार इन खामियों को दूर करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ कर रही है। अरे काम करें कभी आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाएं। है नहीं? आगे भी पट्टी वर्षा जारी रहे। सत्येंद्र कुमार तब भी बुलाया उधर देखिए सत्येंद्र। प्रश्न संख्या 102 माननीय सदस्य श्री रमेश चंद्र शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय गृह मंत्री जी से है। देश की राजधानी में एक भयंकर बम विस्फोट हुआ है जिसमें 50 नागरिकों की मृत्यु और 100 घायल है। यह एक गंभीर सुरक्षा चूक है। जब देश की राजधानी में ऐसी घटनाएं हो रही है तो अन्य राज्यों की सुरक्षा कैसे होगी? मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या वजह थी और अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और सरकार आगे क्या कार्रवाई करेगी? कृपया पूरी और स्पष्ट जानकारी दें। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद कौन है? माननीय गृह मंत्री श्री पुष्कर भारद्वाज जी। राजेंद्र प्रसाद कौन है? माननीय गृह मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय और सभी समाज सदस्यगण, आप सब ये सब बिल्कुल सही है और इसे गंभीरता हम सब समझते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दुखद है, परंतु इस दुखद घटना पर हमारी सरकार ने बहुत तेजी से कदम उठाए हैं। जांच शुरू कर दी गई है और सुरक्षा में सुधार के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। हम प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और पीड़ितों को मुआवजा देने पर ही विचार कर रहे हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ इस घटना में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी और पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जाएगा। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 103 माननीय सदस्य श्री मोहन पांडे जी। कृषि मंत्री कृषि मंत्री अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय पर्यावरण मंत्री जी से है। मैं जानना चाहता हूँ, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है जो एक गंभीर पर्यावरण की समस्या बन गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है और इसके समाधान के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं। कृपया पूरी और स्पष्ट जानकारी दें। माननीय पर्यावरण मंत्री श्री विश्वजीत जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे विपक्ष पार्टी दल के मंत्री ने हमसे सवाल करते हुए कहा कि दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन की समस्या काफी गंभीर है। ये मैं और मेरी सरकार अच्छे से जानते और समझते हैं दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन की समस्या काफी ही गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए हमने कई सारे उपाय लागू किए, जैसे धूल नियंत्रण, उद्योगों से बढ़ने वाले पॉल्यूशन को कम करना और हरित पट्टियां बढ़ाना। इसके अलावा हमने शहर के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सांसद को एक और बात बताना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहूँगा कि विकास जरूरी है और शुद्ध हवा उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमारी नीतियाँ इन दोनों को साथ लेकर चलती है। प्रकृति को बचाना सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि हम सबका कर्तव्य है। इसीलिए हम इस विषय में लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 104 माननीय सदस्य श्री अरमान मलिक जी।
अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी से है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में पेट्रोल की कीमत लगभग 94.72 रुपए प्रति लीटर है, जबकि भूटान में यह मात्र 63.66 रुपए प्रति लीटर है। ध्यान रहे, भूटान भारत से ही पेट्रोलियम उत्पादन और क्रूड ऑयल खरीदता है। इसके बावजूद भारत में पेट्रोल की कीमत भूटान की तुलना में अधिक क्यों है? क्या सरकार इसका स्पष्टीकरण दे सकती है? माननीय पेट्रोलियम मंत्री श्री गिरिराज प्रसाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि भूटान एक छोटा देश है, जबकि भारत एक विशाल देश है। इसके बाद मेरा नाम आएगा। हमारे विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है, पर मैं स्पष्ट कराना चाहता हूं कि पेट्रोल पर दो तरह के टैक्स लगते हैं, पहला केंद्र सरकार का और दूसरा राज्य सरकार का। यदि आपको पेट्रोल की कीमतों को लेकर इतनी चिंता है, तो आप अपने राज्य में पेट्रोल पे लगना टैक्स माफ कर दीजिए। हम आपको भरोसा देते हैं, इसके बदले हम आपके बिना टैक्स वाले पेट्रोल उपलब्ध करवाएंगे। इस तरह आप कीमतों में राहत और जनता की सुविधा दोनों प्रदान कर सकेंगे। प्रश्न संख्या 105 माननीय सदस्य राजेश्वर वर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से है। आज भी हमारी जनता को ग्राम से शहरों में नौकरी करने जाना पड़ता है। क्या आपकी सरकार ग्रामीण विकास में ऐसी योजनाएं नहीं ला सकती जो स्थानीय रोजगार को अवसर दे और लोगों को अपने गांव में ही काम करने की सुविधा प्रदान करे? मेरा दूसरा प्रश्न ये है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल भी माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से है। क्या आप मानते हैं कि आपकी सरकार की लापरवाही से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी की स्थिति इतनी दयनीय है कि केवल 65% गाँव में और पानी की सुविधा तो केवल 40% गाँव तक ही सीमित है? ये आपकी आकर्षकता और असफलता को उजागर करता है। तो बताइए, आपकी सरकार क्या कदम उठाने जा रही है कि क्या एक गंभीर समस्या को सुधारने के लिए कृपया इन आंकड़ों के साथ अपनी जवाब इस पर कीजिए। आवाज नहीं आ रही थी क्या माइक में? तो माइक भी तो मुंह पे ले माननीय ग्रामीण विकास मंत्री इशारा करने के लिए माइक थोड़ा दूर रखा था। माननीय सदस्य, अरे पीएसयू वाला कौन है? ग्रुप पे डाल देना, यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं इसे। हेलो, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री अरुण ठाकुर जी। इससे बोल दो हटिए, थोड़ा इधर हो जाए। इससे बोलो थोड़ा इधर हो जाए भाई। देना चाहूंगा, आपका सवाल एकदम सही है और मैं ये कहता हूँ कि आपकी बात ठीक है। प्रगति के महत्वपूर्ण कदम उठाए। सबसे पहले हमने केंद्र सरकार से नई सड़क और हाईवे पास कराए हैं, जिससे शहरों और ग्रामीण इलाकों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। फार्म इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और IT हब जैसे बड़े औद्योगिक परियोजनाएं चालू की है, जिसकी वजह से 25,000 लोगों को रोजगार मिला है। और इसके अलावा हमने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराई है, ताकि लोगों को शहर से ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आसानी से काम करने का अवसर मिल सके। इन पहलू से ग्रामीण इलाकों के बीच विकास की धारा प्रभावित हुई है। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब पहले आपकी सरकार थी, तो आपने गांव को उपेक्षा में रखा। बिजली 1-2 घंटे आई थी, साफ पानी नहीं था, अस्पताल दूर थे
और कनेक्टिविटी की भी जंग लगी हालत थी। आपकी सरकार ने तो इन सब मूलभूत सुविधाओं को नजरअंदाज किया था। जब से रोशन कुमार, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, हमने अपना 100% बिजली कनेक्शन, 150 नए स्कूल, 30 नए अस्पताल और 200 गाँव में वाईफाई जैसी सुविधाएं प्रदान की है। हमने गांव को डिजिटल इंडिया की तरफ से आकर्षण किया है ताकि बाहरी दुनिया से उनकी कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके। यह आंकड़े बोलते हैं, हमने गांव को संभाला है और विकास की नई कहानी लिखी है। तथ्यों पर आधारित तेज जवाब है जो विपक्ष में झूठे आरोपों को बेनकाब करता है। रमेश कुमार, सूचना प्रसारण मंत्री। प्रश्न संख्या 106 माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र कुमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से है। देश भर में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो चुकी है। पिछले 5 वर्षों में नए अस्पतालों की स्थापना की गति 40% गिर गई है। सेम 30% अस्पताल या तो बंद हो चुके हैं या उनका संचालन ठप हो गया है। सेम अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी भी गंभीर समस्या है। 25% डॉक्टर और 35% नर्सों की कमी झेली जा रही है। इसके अलावा अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भी दयनीय है, जैसे बेड की कमी, ऑक्सीजन की कटौती और अनावश्यक दवाइयों की अनुपलब्धता। क्या सरकार इन संकटों को स्वीकार करती है? क्या उसके पास कोई ठोस योजना है इन समस्याओं से निपटने के लिए? अरे बेटा रुकिएगा, देखिए महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकाल में 500 नई स्थापना की गई है और 20 एम्स हॉस्पिटल हमारी स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा बने हैं। इसके अलावा सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान कराई है। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकाल में हमारे सरकार में MBBS की सीटों में वृद्धि की गई है और ताकि आने वाले समय में लोगों को डॉक्टर व नर्सों की कमी झेलनी नहीं पड़ेगी। हमारे द्वारा अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे ट्रॉमा सेंटर, वेंटिलेटर, आधुनिक मशीनें व दवाइयाँ आदि। अतः मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी और मजबूत है आपके कार्यकाल से। अरे बुकलेट्स आ गई है। प्रश्न संख्या 107 श्री सत्येंद्र कुमार जी। अच्छा, एक मिनट लिखित में प्रश्न दें और हम संबंधित विभाग के मंत्री को पहुंचा देंगे। अन्य कोई प्रश्न? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे सम्मानित पर्यावरण मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। हमारे ग्लेशियर दिन प्रतिदिन पिघलते जा रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब भारत के पर्यावरण में भारी बदलाव आ जाएगा। तो सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाया है? आपका प्रश्न उन तक पहुंचा दिया जाएगा, वो जवाब दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह विषय केवल किसी व्यक्ति या दल से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इस सदन की गरिमा, विशेष अधिकार और हमारे लोकतंत्र की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल के कार्रवाई के दौरान माननीय सदस्य श्री रामराज पटेल द्वारा जिस प्रकार के भ्रामक, अस्त्य और अपमानजनक वक्तव्य दिए गए, वह न केवल तथ्यों के विपरीत थे, बल्कि उन्होंने सदन के एक सदस्य के विशेष अधिकार का उल्लंघन किया है।
कल की घटना ने सदन के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की रक्षा केवल कानूनों से नहीं होती, लोकतंत्र की रक्षा मर्यादा से होती है। और जब कोई सदस्य इस मर्यादा का उल्लंघन करता है तो वह केवल सिर्फ एक सदस्य पर आक्रमण नहीं बल्कि पूरे सदन की गरिमा पर आक्रमण होता है। शांत रहिए। चलो आगे बढ़ो बेटा। आप नियमानुसार नोटिस दीजिए, इसकी जांच की जाएगी। हाँ चलो चलो। जब वह मेरे पास आएगा तो उस पर विचार करूंगा और अपना निर्णय बता दूंगा। जी अध्यक्ष महोदय। सदस्यगण, राज्यसभा से प्राप्त संदेशों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। मैं महासचिव को निर्देश देता हूँ, राज्यसभा के संदेशों को पटल पर रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश अनुसार मैं राज्यसभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों को सदन के पटल पर रखता हूँ। पहला, विधेयक संबंधी संदेश। राज्यसभा द्वारा विचारित एवं पारित संशोधित विधेयक की प्रमाणिक प्रतियां तथा संशोधन का विवरण। दूसरा, पुनर्विचार अथवा सहमति हेतु प्रेक्षित विषय। नियमों के अधीन राज्यसभा लोकसभा को संप्रेक्षित विषयों से संबंधित औपचारिक अभिलेख। तीसरा, सदस्य संबंधी संचार। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन, त्यागपत्र और रिक्तियां या अयोग्यता से संबंधित प्राप्त सूचना। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन संदेशों की प्रतियां सदस्यों के लिए प्रीतियां का मतलब कॉपी। प्रतियां सदस्यों के लिए उपलब्ध करा दी गई हैं तथा नियमों के अधीन सदन के रिकॉर्ड में सम्मिलित की जाएगी। संदेशों को सदन के पटल पर रखा है। सदस्यगण इन्हें संज्ञान में लें। अब अगली कार्यवाही की ओर बढ़ते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है। मेरी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से मैं महामहिम श्री हरिकिशन भट्टाराय नेपाली संसद तथा नेपाल के प्रतिनिधि मंडल के आदरणीय सदस्य जो हमारे अतिथि के रूप में भारत यात्रा पर हैं, उनका स्वागत करता हूँ। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हैं श्री केशव कोइराला उपाध्यक्ष, श्री महेश कार्ती सदस्य, श्री वीर बहादुर राजा सदस्य। ये एक उच्च अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि मंडल है। प्रतिनिधि मंडल रविवार 21 दिसंबर 2025 को भारत पहुंचा। वे इस समय विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम अपने देश में उनकी सुखद व लाभप्रद यात्रा की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से नेपाल सरकार तथा नेपाली युवा संसद, प्रधानमंत्री और नेपाल के मित्र दलों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ये जो है देखिए आज। शांत रहिए। सदन में उपस्थित सभासदों, अब हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। युवा संसद रूपराम मीणा जी तथा ओमपाल जी ध्यान आकर्षण करेंगे। श्री रूपराम मीणा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश के विभिन्न राज्यों में आए प्राकृतिक आपदा और उससे हुई जान माल की हानि की तरफ दिलाना चाहता हूँ। देश के विभिन्न हिस्सों जैसे राजस्थान, उत्तराखंड में बादल का फटना, इससे जान माल की इतनी हानि हुई है कि शब्दों में व्यक्त कर पाना मुश्किल है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अन्न की बोरियां तो दी जा रही हैं, परंतु उन्हें बोरियों की नहीं, पका हुआ खाना तथा पीने के लिए साफ पानी तथा चिकित्सकों की जरूरत है, क्योंकि वहाँ मलेरिया, डायरिया तथा हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसी आपदा घटित होती रहती है, फिर सरकार ठोस कदम क्यों नहीं उठाती। सच्चाई तो ये है कि
नदी के किनारे रहने वाले लोग ही ज्यादा शिकार होते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय और सभी समाज सदस्यगण, मैं मानता हूँ कि इस बार बाढ़ के कारण बेटा ये तो याद हो जाने चाहिए था ना कई दिन पे। याद है? हाँ चलो। माननीय अध्यक्ष महोदय और सभी समाज सदस्यगण, मैं मानता हूँ कि इस बाढ़ के कारण जान और माल की काफी हानि हुई है। विशेषकर उत्तराखंड में बादल फटने के कारण वहाँ आई बाढ़ ने जान और माल सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी मीडिया का और हमारे सैनिक भाइयों का, जिन्होंने इस दुखद घड़ी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया तथा हजार लोगों की जान बचाई। कई सैनिकों में जान भी गंवा दी तथा उन्होंने कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन किए। बाढ़ के नुकसान से बचने के लिए विभिन्न प्रांतीय दलों ने अपनी सेना को तत्काल प्रभाव से सतर्क कर दिया है। पीड़ितों के भोजन की उचित व्यवस्था की गई है तथा स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। रही बात राजस्थान के बाड़मेर जिले की, वहाँ की संरचना एक कटोरे जैसी है। यह जिला जो हमेशा सूखे की चपेट में रहता था, आज वह बाढ़ के प्रकोप में जूझ रहा है। अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा पर किसका बस चलता है? उत्तराखंड में बाढ़ का कारण बादल फटना रहा। मैं और मेरा दल जनपाती नीति और विपक्ष दल से अनुरोध करते हैं, कृपया इस दुखद घड़ी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कार्य करें, ना कि अपनी उच्च राजनीति करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी और आपके माध्यम से इस सदन में अपने शहीद जवानों का दोबारा से आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई और अपनी जान भी गंवा दी। धन्यवाद। विपक्षी नेता श्री ओमपाल जी ध्यान आकर्षण करेंगे। माननीय अध्यक्ष, मैं सरकार का ध्यान महंगाई की मार निर्णय जनता की ओर दिलाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वित्त मंत्री जी इस बारे में अपना स्पष्टीकरण। माननीय वित्त मंत्री जी। विपक्ष आज भी महंगाई का दर्द पड़ रहा है। प्रदेश को याद है जब उनके राज में रोटी से ज्यादा उम्मीदें जलती थी। आज भाषण कम दीजिए, पहले वो पुराने हिसाब साफ कीजिए जहां बिल जलता रह चुका है और मजे सियासत ने लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष बार बार चिल्ला रहा है महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन अपने राज के काले दौर में अर्थव्यवस्था को गहरे गड्ढे में धकेलने का काला हिसाब कब दोगे? हमने महंगाई को 5 से 6% लोहे की सख्त जंजीर से बांध कैद कर दिया। आरबीआई के आंकड़े खून के आंसू रोते हुए चीख चीख कर साबित करते हैं कि तुम्हारा समय होता तो महंगाई का खुला लूट तंत्र होता। वैश्विक आर्थिक मंदी के ऊंचे पहाड़ खड़े हैं, फिर भी हमने किसानों, मध्य वर्ग और उद्योगों को राहत देने के लिए रिकॉर्ड निवेश किए, सब्सिडी दी। तुम्हारा समय होता तो आम आदमी को बिना सुरक्षा जाल के बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाता। मैं मानता हूँ जब रुकिए, जब जाए पीछे से पढ़ो। विपक्ष वैश्विक आर्थिक मंदी के ऊंचे पहाड़ खड़े हैं, फिर भी हमने किसानों, मध्य वर्ग और उद्योगों को राहत देने के लिए रिकॉर्ड निवेश किए और सब्सिडी दी। तुम्हारा समय होता तो आम आदमी को बिना सुरक्षा जाल के बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाता। मैं मानता हूँ कि महंगाई के दर में वृद्धि हुई है, परंतु ये समस्या भारत की नहीं पूरे विश्व की है। फिर भी हमारी सरकार ने इसे रोकने के लिए निम्न उपाय किए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया गया है, नए बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं जिसके तहत गरीब लोगों को सरकारी मूल्य पर खाद्य पदार्थ मिल सकते हैं और इस कार्ड को दिखाकर वे अस्पतालों में रियायती मूल्य पर अपना इलाज करा सकते हैं। हमने दिया पीएम गरीब कल्याण से 80 करोड़ गरीबों के खाली पेट भर दिए। उज्ज्वला से करोड़ों बहनों माताओं को सस्ता गैस सिलेंडर थमाया। आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि से गरीब परिवार और किसानों की जेब में सीधा सहारा पहुंचाया। तुम सिर्फ खोखले नारे बोलते रहे, हमने गरीब के गहरे दर्द को जड़ से मिटाया।
तुम्हें सिर्फ ठंडे आंकड़े नजर आते हैं, गरीब का खून से लथपथ आंसू नहीं दिखता। हम महंगाई के जंगल में सिरतान पर लड़ते हैं, तुम सिर्फ सस्ती राजनीति के दलदल में फंसे हो। अगला बजट महंगाई काला कमल से देगा, तालियां पीटो या चेहरा लटकाओ। माइक में बेटा, माइक से बंद हो जाओ। अब सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री हरीश गोयल जी वर्ष 2024-25 की सार्वजनिक उपक्रम PSUs की रिपोर्ट पेश करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 की सार्वजनिक उपक्रमों PSUs की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, PSUs हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। राष्ट्रीय विकास, रोजगार सृजन और राजनीतिक सुरक्षा में इनका अहम योगदान है। सबसे पहले परीक्षा की स्थिति। कुल CPSEs 2024 साल के लिए ऑपरेशनल PSUs 184, लाभ में PSUs लगभग 160, घाटे में PSUs लगभग 60, महारत्न 13, नवरत्न 14 और मिनी रत्न 73। अब वित्तीय प्रदर्शन। कुल राजस्व रुपए 32.3 लाख करोड़, शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट 2 से 2.3 लाख करोड़। क्या था, जब प्रॉफिट करें, लाभ की बात करें, तब बेतरतीबी है, 2 बार तरतीबी इसके उसमें बात करें। सरकार डिविडेंड रुपए 43,000 करोड़, कुल कर एवं माध्यम कर योगदान रुपए 2.5 लाख करोड़, पूंजीगत व्यय कैपेक्स रुपए 5.1 लाख करोड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले PSUs के बारे में बताना चाहूंगा। ONGC, IOCL, कोल इंडिया, NTPC और पावर ग्रिड, इन 5 PSUs ने अकेले लगभग रुपए 1.2 लाख करोड़ का लाभ उत्पन्न किया है। हमारे पास यहाँ कुछ मुख्य चुनौतियां भी हैं। ऐसे बोलना जैसे बच्चे। दूरसंचार और कुछ सेवा क्षेत्र में PSUs अभी भी घाटे में है। आधुनिकीकरण, डिजिटीकरण और उत्पाद का सुधार की आवश्यकता। निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठा के चलते नवाचार और तेजी से कम करना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं सरकारी पहलकदमी एवं सुधार की। घाटे वाले उपकरणों का पूर्ण चढ़ना एक राजनीतिक विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट, हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन, रेलवे और रक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र में बड़ा निवेश है। PSUs कर्मचारियों और युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। अब मैं आगे की दिशा वे फॉरवर्ड पे चर्चा करता हूँ। दूरसंचार PSUs में 4G ये कौन इसमें पैर लगा रहा, क्या कर रहा है? अपग्रेडेशन की शीट पूरा करना। ये चादर खिंच गई, इधर करिए चादर। महारत्न ने नवरत्न कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, PSU की भागीदारी बढ़ाना, हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, EV, इंफ्रास्ट्रक्चर व राष्ट्रीय लेजिस्लेटिक्स में प्रदर्शी शासन, जवाबदेही और समयबद्धि पूर्ण चलना सुनिश्चित करना। वर्ष 2024-25 ने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए स्थिरता, विकास और सुधारों का संदेश दिया। हमारे PSUs विकसित भारत 2047 की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सक्षम और तैयार है। कुशलता, नवाचार और प्रतिष्ठा के साथ भारत की प्रगति का PSU को योगदान निरंतर बना रहेगा। धन्यवाद। बच्चों और युवा की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए विशेष रिपोर्टिंग बटन अनिवार्य है। स्कूल कॉलेज में डिजिटल सेफ्टी क्लब और साइबर सुरक्षा परीक्षण आवश्यक। राष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षा प्राधिकरण NDSA की स्थापना। बेटा नंबर